इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक। ये कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेती हैं उसमें एक पारदर्शिता, उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने की स्कीम, इस नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। यानी कि संविधान के तहत चुनी हुई सरकार ने असंवैधानिक काम किया, और यह असंवैधानिक काम ऐसा जिसके जरिए पैसा जुटाया गया, चंदा जुटाया गया। और चंदा किसने दिया, कितना दिया, इसको डिस्क्लोज करने से मना कर दिया गया। इस चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता। कोई भी इसे खरीदे और पार्टी को दे दे। किसने खरीदा, किसको दिया, कितना दिया, नाम पता कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति अकेले या दूसरे के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता। और इस प्रक्रिया को लेकर सवाल बार बार ये उठाया गया था। शायद 2019 के आसपास राहुल गांधी का ट्वीट भी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। अब ये सहयोग कहा जाए या इसे दूरदर्शिता कहा जाए, राहुल गांधी ने जो जो चीजें कही हैं, कोरोना की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर हालात हो, महंगाई की बात हो, अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, कृषि कानूनों को लेकर हो, बीजेपी की सरकार उसे नकारती जरूर रही है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे मानती है। अब ये राहुल गांधी की दूरदर्शिता है, या ये सहयोग है, या वो चीजों को अच्छे से पढ़ पाते हैं जितने अच्छे से बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेता पढ़ नहीं पाते, जबकि उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ये बात अलग है और इस पर एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। पिछले साल नवंबर में सुनवाई पूरी हो गई थी, बहस पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला आज सुनाया गया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। हालांकि इसे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर उतना असर नहीं जितना बीजेपी पर इसका असर है, क्योंकि बीजेपी कुछ सोच समझकर इसे लेकर आई थी। और जो सोचा था, जो समझा था, वो सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पाई सरकार। चुनावी बॉन्ड भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले दल अपने चुनावी बॉन्ड को हासिल कर सकते थे और इसके जरिए पैसा जुटा सकते थे। ये सहूलियत दी गई थी। कोर्ट ने मामले को 31 अक्टूबर से रोजाना सुनना शुरू किया और नियमित तौर पर इसकी सुनवाई शुरू की। जो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी, उसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। काफी दलीलें हुई, इधर से भी उधर से भी। कोर्ट ने सभी को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। इस फैसले के बाद जब आज फैसला सुनाया और इसे असंवैधानिक करार दिया, तो आप समझिए कि इस देश के भीतर एक ऐसा फैसला ले लिया गया जो चल रहा था। 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था इस योजना को। और चुनावी बॉन्ड में जिस तरह से कहा गया कि धांधली हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात, ये लगातार हो रहा। पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सवाल उठा रहे थे, तमाम सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग ये इस पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि ये करप्शन को बढ़ाने वाला है। लेकिन मोदी सरकार थी कि मानने वाली नहीं। अब जब ये फैसला आ गया है गैर संवैधानिक, इसे घोषित कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, अब सवाल यह है सरकार क्या करेगी, क्या जवाब देगी।
किस मुंह से सामना करेगी, क्योंकि वो जिस चीज को संवैधानिक और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला बता रहे थे, उसे ही कोर्ट ने कह दिया यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाम यानी कि बिना नाम वाले गुप्त चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन सही नहीं है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में अपने लिए कुछ और तरीके अपना सकते हैं, लेकिन फंडिंग के बारे में आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। इस देश के नागरिकों को अधिकार है कि उनके देश की पॉलिटिकल पार्टीज कहां से चंदा ले रही हैं, किससे चंदा ले रही हैं, कितना चंदा ले रही हैं। संवैधानिक पीठ में तमाम जो जज थे उनका ये फैसला आया। पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर इनकी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी, और उसके बाद यह फैसला आया है। और इस फैसले ने एक झटका दिया। झटका इस बात को लेकर भी है क्योंकि आने वाले वक्त में किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज अपने चंदे को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास जो चंदा आया है उसकी जानकारी अब आपको चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। और जब जानकारी दी जाएगी, और यहां तक कि रिफंड की भी बात कही गई है कि जिससे आपने चंदा लिया है आप उसको वापस कीजिए, पर इंडिविजुअल से लिया है या आपने किसी कंपनी से लिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, तो आपको उन्हें वापस करना होगा। इस सब के बीच एक बहुत कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन एक गंभीर ट्वीट, गंभीर बातों को रखते हुए बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी का, वो इसे करप्शन से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है बीजेपी का, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी पार्टी के हित में। अब सुब्रमण्यम स्वामी को कितना सुनती है बीजेपी, और स्वामी की बात को कितना अहमियत देती है, क्योंकि जब गांधी परिवार पर सुब्रमण्यम स्वामी अटैक करते हैं तो बीजेपी उनके साथ खड़ी होती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन जब से सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा सीट गई है, तब से सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले और उनकी हर यात्रा पर नजर रखे हुए हैं, और उसको लेकर उनके जो कमेंट आते हैं वो बीजेपी को मुश्किल में डालते हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किस तरह से हजम करती है बीजेपी, और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बोलता हिंदुस्तान के साथ आप जुड़े रहिए और हम लगातार इस पर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।